आज बच्चों हम फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक एसिम्प्टोट पढ़ेंगे। तो एसिम्प्टोट अनंत स्पर्शियाँ। स्पर्शियाँ आप जानते हैं, आपने स्कूल में पढ़ा है। और ऐसी स्पर्शियाँ जो अनंत पर स्पर्श करें उन्हें हम अनंत स्पर्शियाँ कहेंगे। डेफिनेशन पर हम इसकी जाएंगे, एनालिटिकल डेफिनेशन पर। तो उसको पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए आपका एक्सिस ऑफ एक्स है टू डायमेंशन में, दिस इज एक्सिस ऑफ वाई है। आपको कोई कर्व मान लीजिए दिस कर्व वाई इक्वल एफ एक्स है, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है ये ए बी, ओरिजिन इज ओ। तो ये स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फाइनाइट है, किससे? ओरिजिन से, मूल बिंदु से। और मान लीजिए that m is any point on the curve y equal fx, and this curve is a moving point and this point is a moving point, और b में से वेरिएबल पॉइंट है, चर बिंदु है। चर बिंदु है मतलब ये मूव करेगा, और जैसे जैसे कर्व पर ये मूव करेगा इसका डिस्टेंस मान लीजिए अभी डेल्टा है, तो आप देख रहे होंगे कि ये डिस्टेंस जो है जैसे जैसे ऊपर जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर आता है तो इसका डिस्टेंस जो है ना, आप देखेंगे ये कम हुआ और कम हुआ। तो ये डिस्टेंस जैसे जैसे कर्व हमारा कर्व जैसे टेंड करेगा इनफाइनाइट को, ओके, कर्व जैसे जैसे हमारा इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, लाइक दिस। तो इसको स्ट्रेट लाइन जैसे नहीं देखना चाहिए। जैसे जैसे कर्व इनफाइनाइट की ओर जाएगा ये डिस्टेंस जो है आपका, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, एंड इट विल टेंड्स टू ज़ीरो। जब ये डिस्टेंस लाइन और कर्व के बीच में जीरो को टेंड करेगा तो हम कहेंगे कि स्पर्श रेखा, ये सरल रेखा ए बी इस वक्र बाय इक्वल एफ एक्स को टच करेगी, एंड देन इट बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व बाय इक्वल एफ एक्स, एंड वी कॉल इट एन एसिम्प्टोट टू द कर्व बाय इक्वल एफ एक्स। तो जब ये अंत पर जाकर वक्र बाई बराबर एफ एक्स को जब डिस्टेंस बहुत कम होगा तो हम कहेंगे ये स्पर्श करेगी। मूविंग पॉइंट एम जब यहाँ देन आगे बढ़ेगा तो डिस्टेंस इसका इस लाइन से कम होता जाएगा। तो ऐसे लाइन को ए बी को हम वक्र वाई इक्वल एफ एक्स पर ये अनंत स्पर्शी या एसिम्प्टोट कहते हैं। इसके डेफिनेशन है, एक बार आप सुन लीजिए कि स्ट्रेट लाइन ए बी लाइंग एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से डी is said to be an asymptote of the curve y equal fx if the distance delta of any variable point m on the curve tends to 0. That is, this distance delta tends to 0 as the points move upward and upward when the variable point tends to infinite. फिर से सुन लीजिए कि एक सरल रेखा ए बी को हम, जो कि मूल बिंदु से परिमित दूरी पर है, वक्र बाई बराबर एफ एक्स की स्पर्श रेखा कहेंगे यदि यहाँ एक चर बिंदु एम ऐसा है जिसकी दूरी सरल रेखा से कम होती जाती है, और यह दूरी कहाँ जाती है? शून्य की ओर जाती है, डेल्टा टेंस टू 0, जबकि x हमारा इनफाइनाइट को जाता है, मतलब जैसे जैसे इनफाइनाइट पर कर्व जाता है तब हम कहेंगे कि यह जो है सरल रेखा ए बी वक्र y इक्वल एफ एक्स की अनंत स्पर्शी है। मतलब स्पर्शी जो आपके स्कूल में थी, आपने देखा होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आपने निकाला था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स बाय, किसी बिंदु एक्स बाय पर स्पर्श रेखा का समीकरण
आपने निकाला था y माइनस वाई इक्वल डी बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। कुछ हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो आपकी स्कूल लेवल से आपने जो पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसी की हेल्प से हम एसिम्पटोट निकालेंगे। तो यहाँ आप देखें कि एग्जांपल हमने लिया, कंसीडर द एसिम्पटोट, कंसीडर द asymptote of the curve y equal x square plus 2x minus 1 by x, or we may write we may write x plus 2 by x minus, again sorry, this is x plus 2 minus 1 by x। तो जैसे हमने बात की है कि स्पर्शी और वो अनंत पर जाके स्पर्श करे तब उसे अनंत स्पर्शी करेंगे। टेंजेंट which touches the curve at infinite is said to be an asymptote। तो हम इसका पहले टेंजेंट निकालेंगे। सो टेंजेंट निकालने के लिए हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे सबसे पहले। सो डी वाई डी एक्स इज 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। वी हैव डिफरेंशिएट बाय इक्वल x प्लस 2 माइनस 1 बाय एक्स। सो वी हैव 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, हमने डिफरेंशिएट किया बाय को सिंपली। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसा आपने स्कूल लेवल में निकाला था कि y माइनस बाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट और एट एनी पॉइंट, x by is given by capital Y minus small y equal dy by dx into capital X minus small x। यहाँ वैल्यूज रख दीजिए कि y माइनस स्मॉल बाई क्या है, x प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स। ये आपका इक्वेशन 1 से देखिए जो दिया है आपके लिए, इक्वल डी बाई डी एक्स, दिस इज 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। सो दिस इम्प्लाइज कैपिटल बाई इक्वल एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। सो एक्स प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर minus 1 by x। Okay, so this implies capital by is small x plus 2 minus 2 by x plus x by कैपिटल एक्स बाय एक्स स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेशन देखें कि यहाँ आपने एक माइनस एक्स छोड़ दिया था। जब हम कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, कैपिटल एक्स और ये माइनस स्मॉल एक्स जो हमने छोड़ दिया था। इसलिए यहाँ ये कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, ये आपका स्मॉल एक्स नहीं रहेगा। ओके, सो क्योंकि ये जो एक्स है, ये एक्स जो है आपका इस माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज कैपिटल बाय इक्वल कैपिटल एक्स बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी एक प्लस एक्स और हमने यहाँ छोड़ दिया अगेन। तो कैपिटल एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स प्लस 2 माइनस 2 बाई एक्स। कैलकुलेशन बेटा बहुत ध्यान से देखना कि हम भी काफ़ी छोड़ जाते हैं।
अब जैसे हमने बात की थी, कर्व को आप फिर से देखेंगे कि व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनाइट दिस लाइन बिकम्स एन एसिम्पटोट टू द कर्व y इक्वल fx। तो आप लिमिट ले लीजिए, टेकिंग लिमिट्स taking limit as x tends to infinite, we have limit x tends to infinite capital Y equal limit x tends to infinite x plus capital X by x square plus 2 minus 2 by x। so आप देखते हैं कि चूंकि y जो है यहाँ कोई भी x नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसलिए इसकी लिमिट होगी y। x में भी स्मॉल x नहीं है, इसलिए लिमिट होगी x। यहाँ आप डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है और लिमिट क्या है आपकी x टेंड्स टू इनफाइनाइट। थोड़ा इसको और क्लियर देख लेंगे कि बच्चों ये जो है आपका x स्क्वायर है, सो x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी लिमिट क्या होगी इस टर्म की 0। ये चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है 2, तो इसकी लिमिट होगी 2। और यहाँ फिर से देखेंगे -2/x, इसकी लिमिट भी कितनी होगी 0। तो ये आपको मिलेगा -0। सो इक्वेशन इज y इक्वल x प्लस 2। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एन एसिम्पटोट। फिर से आप समझ लीजिए कि कोई भी कर्व दिया है नंबर 1 जिसके लिए एसिम्पटोट निकालना है। हमने समझा था अभी कि टेंजेंट विच टचेस द कर्व एट इनफाइनाइट इज सेड टू बी एन एसिम्पटोट, सिंपल वर्ड में। तो हमने dy/dx निकाला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम स्कूल लेवल से देखते आए हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। यहाँ वैल्यूज रख दीजिए, स्मॉल y की वैल्यू रख दें, ओके, dy/dx की वैल्यू हमने रख दी यहाँ और इसको सिंप्लीफाई किया। चूँकि हमने देखा कि जब x इन्फाइनाइट को जाता है, ओके, देन दिस लाइन ए बी बिकम्स एन एसिम्पटोट। तो ये हम लिमिट ले लेते हैं एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट मिली आपको ये। सो इक्वेशन y इक्वल x प्लस 2 इज एन एसिम्पटोट of the curve y equal x square plus 2x minus 1 upon x। इसको एक सिंपल तरीका हुआ, ठीक। लेकिन इसके और भी वर्किंग प्रोसेस हैं कि जो nth डिग्री इक्वेशन होगा उसके मैक्सिमम n एसिम्पटोट होंगे। तो बेहतर होगा कि हम कोई प्रॉब्लम लेके चलें और उसके एसिम्पटोट निकालें। सो लेट प्रॉब्लम नंबर 1 फाइंड एसिम्पटोट निकालिए। नीचे दिए गए वक्र के अनंत स्पर्शीय निकालिए। जो वक्र आपका दिया है और वक्र है x³ प्लस 2x² माइनस x² माइनस 2y³ प्लस x माइनस y² माइनस 1 इक्वल 0। तो पहली चीज़ हमने बात की है कि एसिम्पटोट क्या है, स्पर्शी है जो अनंत पे स्पर्श करती है, और स्पर्शी क्या है, एक साथ रेखा है। सो लेट y इक्वल mx प्लस c, ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, आपने देखा है। तो मान लीजिए कि y इक्वल mx प्लस c इज एन एसिम्पटोट ऑफ फर्स्ट। जब एसिम्पटोट है इसकी फर्स्ट, तो ये इक्वेशन को सेट पे रख दीजिए यहाँ। तो पुट y इक्वल mx प्लस c, देयरफॉर पुट y इक्वल mx प्लस c इन फर्स्ट, y इक्वल mx प्लस c रख दीजिए। तो हमें क्या मिलेगा, mx प्लस c होल क्यूब प्लस 2x² mx प्लस c माइनस x mx प्लस c होल स्क्वायर। ये वर्किंग प्रोसेस हम आपको इस सवाल के द्वारा समझाते हैं। 2/q दैट इज mx प्लस c
whole cube plus x into y, that is mx plus c minus y square, that is mx plus c square minus 1 equal 0. ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को, जो हमने इक्वेशन में वैल्यू रख दी y इक्वल एम एक्स प्लस सी, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो x की हाईएस्ट पावर है 3 है, इसका कोफिशिएंट जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले होगा एम क्यू एक्स क्यू, यहाँ से मिलेगा आपको x की हाईएस्ट पावर आपको 3 मिलेगी। यहाँ से भी आपको m की हाईएस्ट पावर सेकंड से भी मिलेगी आपको 3, और नेक्स्ट यहाँ से भी आपको एक्स क्यू मिलेगा थर्ड टर्म से, यहाँ से भी एक्स क्यू मिलेगा। तो पहले एक्स क्यू के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। जैसे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो फर्स्ट हम आपने देखा कि हमने गलत लिखा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है एक्स क्यू। ओके, तो इसको हम रब करते हुए यहाँ हम केवल एक्स क्यू लिखेंगे। ठीक, तो हमने मान लीजिए एक्स क्यू कॉमन लिया, तो यहाँ से मिला आपको 1 फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से 2m, थर्ड टर्म से माइनस एम स्क्वायर, फोर्थ टर्म से माइनस 2m³। इसी प्रकार जो सेकंड डिग्री टर्म है x के पावर 2 है, तो जैसे आप यहाँ से देखेंगे कि फर्स्ट से कि आपको यहाँ भी एक्स स्क्वायर मिलेगा c के साथ, यहाँ 2ab से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 3a स्क्वायर भी से एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेगी, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट m मिलेगा, या a स्क्वायर बी स्क्वायर से माइनस m स्क्वायर मिलेगा। तो इसको हम कॉमन लेते हुए लिख देते हैं। तो मैं तो डायरेक्ट भी लिख दूं या 1 बाय 1 हम इसको लिखते हैं। चलिए 1 बाय 1 लिखते हैं कि आपको पहले यहाँ से मिला 2, सॉरी पेन चेंज करते हैं कि 2c इंटू एक्स स्क्वायर है, यहाँ से आप देखेंगे 2ab से 2m इंटू सी है, सो माइनस 2m इंटू सी, थर्ड से 3a स्क्वायर बी, सो 3 टू ज़ा 6m स्क्वायर इंटू सी, फोर्थ से देखेंगे आप प्लस m इस टर्म में, और यहाँ देखेंगे आप माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो दिस इज माइनस एम स्क्वायर प्लस अदर टर्म्स इक्वल 0। इन अदर टर्म्स की हमें आवश्यकता नहीं है। ओके बच्चों, तो चाहें तो एक बार और आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने ये सही लिखा है। इसको केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि इसी पर पूरा आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है, कोफिशिएंट्स पर। ओके, तो अब इसकी प्रोसेस क्या है कि आपको यहाँ से इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे। चूँकि आपने एसिम्प्टोट लिया है बाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो हमें एम और सी मालूम हो जाएंगे तो एसिम्प्टोट भी मालूम हो जाएंगे। तो इसके लिए अपन ये करते हैं कि इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर के जो गुणांकों को हैं वो 0 के बराबर रख दीजिए। इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू एंड एक्स स्क्वायर टू 0. Okay, this is our x square
और राइटिंग को मैं कोशिश करता हूँ सुधारने की ना। 0 वी हैव 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m³ equal 0. This is equation number 2. And coefficient of x square is this 2c minus 2m into c minus 6m square c plus m minus m square equal 0. This is equation number 3rd. तो इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन इन m, चूँकि m में समीकरण है तो इसे m की वैल्यूज मिलेंगी. सो सेकेंड इम्प्लाइज 1 प्लस 2m, देखिए माइनस m स्क्वायर कॉमन है, ले लीजिए 1 प्लस 2m इक्वल 0. सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 2m इंटू 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल 0, which implies 1 plus 2m equals 0 or 1 minus m square equal 0. This implies 2m equal 1 or 1 minus m into 1 plus m equal 0. This implies m equal 1 by 2 or इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं आर एम इक्वल प्लस 1 आर एम इक्वल माइनस 1. सो वैल्यूज ऑफ एम आर 1 by 2, 1 and माइनस 1. अब इन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग हम सी के वैल्यूज़ निकालेंगे, और जब हम सी के वैल्यूज़ निकाल आएंगे तो वापस हम इक्वेशन आप जो एसिम्पटोट हमने पहले माना था कि बाई इक्वल एम एक्स प्लस सी इज एन एसिम्पटोट ऑफ इक्वेशन 1. ओके, तो सी की वैल्यूज इक्वेशन 3rd से निकालेंगे. इक्वेशन 3rd इम्प्लाइज 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर into c equal minus of m minus m square. Okay, so this implies c is minus of m minus m square upon 2 minus 2m minus 6m square. अब यहाँ m की वैल्यूज रख दीजिए आप, जैसे कि m की वैल्यूज अब क्या है, फॉर m इक्वल प्लस 1 रख देंगे. तो आप न्यूमेटर में देख रहे हैं आसानी से कि 1 माइनस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 स्क्वायर इट इज 0. सो 0 बाई 1 माइनस 2 माइनस 6, सो दिस इज 0. फॉर m इक्वल माइनस 1 के लिए माइनस 1 रखेंगे आप तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ, या माइनस भी था, माइनस ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 6. मतलब यहाँ हमने m को माइनस 1 रखा, कहाँ पर, c में. क्या मिला आपको कि न्यूमेटर में हुआ माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज माइनस 1 यहाँ. सो अपन 2 माइनस m को माइनस 1 रखेंगे तो इट बिकम्स प्लस 2. तो ये आपको प्लस 2 मिला, यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये मिलेगा आपको प्लस माइनस 6. सो इट इज प्लस 2 अपॉन माइनस 2. सो रिजल्ट इज माइनस 1. अब थर्ड वैल्यू बची आपकी कि फॉर m इक्वल हाफ, ये थे ना, सॉरी, फॉर m इक्वल माइनस हाफ. ये सॉरी, हाँ ठीक है, ये हमने गलत लिखा था, दिस इज माइनस 1, ये होगा माइनस हाफ. ओके, तो ये माइनस हाफ के लिए माइनस हाफ
माइनस 1/4 बाई 2। अब m को रखेंगे हाफ, माइनस तो ये माइनस माइनस होगा, प्लस हाफ 2 से कैंसिल होगा, आप माइनस 6/4। सो दिस इज न्यूमरेटर आपका 3/4 बाई डिनोमिनेटर दिस इज 3 माइनस 3/2। ओके, 3 minus 3/2, so result is 3/2, so this is 1/2। तो m की आपको अगली वैल्यू भी मिल गई, m की सॉरी m इक्वल माइनस आपके लिए c मिला आपको ये। सो asymptotes आर y इक्वल mx प्लस c में है, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज। सो asymptotes आर नंबर 1 y equal for m equal 1, c is 0, or y equal x for m equal -1, यहाँ वैल्यूज रखते जा रहे हैं। तो for m equal -1, c is also -1, or y plus x equal 1, and third value for m equal -half, so y equal -half into x plus 1/2। यहाँ थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, ये 3 - 3/2 प्लस 3/2 ही है, और ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ प्लस 3/4। सो ओके, सो दिस इज 1/2 इज करेक्ट। सो आर दिस इज 2y प्लस x इक्वल 1। तो आपको ऐसे 3 asymptotes मिले, वी हैव 3 asymptotes। ओके, तो कोई भी कर्व, जैसे हमने देखा कि थर्ड डिग्री कर्व है, दिस इज थर्ड डिग्री कर्व है। ओके, इक्वेशन थर्ड डिग्री है, तो इसके आपके मैक्सिमम 3 asymptotes मिलेंगे जो कि आपने यहाँ निकाले हैं। आप देखे होंगे कि कैलकुलेशन में आपको कहाँ ध्यान रखना है। नंबर 1, जब y इक्वल mx प्लस c रखेंगे तब यहाँ कोफिशिएंट्स लेते समय x³ और x² के ध्यान देना होगा। यदि माइनस प्लस भी कोई चेंज होगा तो आपके एसिम्प्टोट चेंज हो जाएंगे, जिससे आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक दूसरी मेथड भी हम देखते हैं, चलो, जिसे हम शॉर्टर मेथड कहेंगे। शॉर्टर मेथड, ओके, किसके लिए? ऊपर वाले प्रॉब्लम के लिए। इसी के लिए कि सबसे पहले आप पुट y इक्वल m एंड x इक्वल 1 इन थर्ड डिग्री टर्म्स। जो थर्ड डिग्री टर्म्स हैं, तृतीय घात के पद हैं। देखिए, बहुत शानदार मेथड है ये। जो तृतीय घात के पद हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ ले रहे हैं जो थर्ड डिग्री टर्म्स हैं। आप देखिए कौन कौन से हैं। ये थर्ड डिग्री, ये सभी थर्ड डिग्री हैं। ओके, इन थर्ड डिग्री टर्म्स में आप x को 1 रखेंगे और y को m, और जो आपको फंक्शन मिलेगा उसे नाम दे दीजिए phi3m। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, जो इक्वेशन में जो आपकी मेथड, एक मेथड से आपने सवाल किया, हम दूसरी मेथड भी आपको बता रहे हैं जो कि शॉर्टर मेथड है। तो y को m रखेंगे और x को जहाँ भी x है वहाँ 1 रखेंगे, तो आपको मिलेगा phi3m इक्वल, देखिए यहाँ से 1 + 2m माइनस 1 + 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m। ध्यान से देखिए आप, 1 + 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m, क्योंकि हमने x को 1 रख दिया और y को m। तो ये हो गया आपका 1 + 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m³ माइनस m स्क्वायर
माइनस 2m³ ओके। हम यहाँ एक काम करते हैं कि इक्वेशन लिख ही लेते हैं कि जिससे आपको आसानी होगी, x³ प्लस 2x² बाई, काफ़ी पीछे जाना पड़ता है, माइनस x² माइनस 2y³ प्लस x बाई माइनस y² माइनस 1 इक्वल 0। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि जो थर्ड डिग्री टर्म्स थे उनमें x को 1 रख दिया, y को m। देखिए रिजल्ट आपको क्या मिला, रिजल्ट। इसी प्रकार सेकंड डिग्री टर्म्स में फाई टू m निकालने के लिए y को m रख दीजिए और x को 1। सेकंड डिग्री टर्म्स क्या है आपके, दिस टू टर्म्स आर सेकंड डिग्री टर्म्स ओके। सो ये फाई टू m इज, इसको नाम दे दिया हमने फाई टू m इज 1 इंटू m माइनस m²। अब इक्वेशन तो आपको मिल गए, तो सबसे पहले आप फाई 3m को 0 से इक्वेट कर दें। सो फाई 3m इक्वल 0 इम्प्लाइज m इक्वल प्लस माइनस 1 एंड 1/2। कैसे, आपने देखा इक्वेशन तो हमारा यही है जो हमने थर्ड डिग्री इक्वेशन थर्ड डिग्री टर्म्स को हमने यहाँ देखिए थर्ड डिग्री टर्म्स है ना, थर्ड डिग्री जो x की थर्ड डिग्री है उसके कोफिशिएंट को हमने इक्वेट किया था, ये ना 1 + 2m माइनस m² माइनस 2m³, ये इक्वेशन मिला था। और ये इक्वेशन में डायरेक्ट फाई 3m को इक्वेट करके निकाल लिया, ठीक, जिससे m की वैल्यूज़ वही रिपीट होंगी जो पहले निकाली थी ओके। तो प्रोसेस आपको रिपीट करनी पड़ेगी ये वैल्यूज़ निकालने के लिए कि जैसे हमने m की वैल्यूज़ निकाली थी। एंड वैल्यूज़ ऑफ c आर गिवन बाय आर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, c का मान निकालने के लिए आप एक फार्मूला दूसरा है, दिस माइनस फाई n माइनस 1m बाई फाई nm ओके। अब फाई n माइनस m बाई फाई n डैश m, डैश मीन्स डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन किसके एस्पेक्ट में, जिसका फंक्शन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो कर्व में हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है ना, n इक्वल 3। कैसे n इक्वल 3, आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म थर्ड डिग्री है ना ओके, सेकंड भी थर्ड डिग्री है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, हाईएस्ट डिग्री केवल देखना है। तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, सो हियर n इक्वल 3 फाई टू m। अब फाई टू m देखिए, आप फाई टू m है माइनस m² बाई फाई 3 डैश, फाई 3 ये है, दिस इम्प्लाइज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई 3 विथ रिस्पेक्ट टू m इज 2 माइनस 2m माइनस 6m²। यहाँ रख दीजिए आप 2 माइनस 2m माइनस 6m²। देखिए शॉर्टर मेथड की ब्यूटी देखिए आप कि यही c जो है आपने निकाला था यहाँ। कैसे निकाला था, जब हमने इक्वेट किया था एक्सिस का कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट किया था, ये आपने इक्वेट किया था ओके। इसके बाद आपने c की वैल्यूज़ देखी थी, c की वैल्यूज़ क्या आई थी यहाँ से ये। और शॉर्टर मेथड में भी हमने जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया c के लिए ओके, तो वैल्यूज आपको क्या मिली, सेम वैल्यू, हियर वी ऑब्टेन द सेम वैल्यू। इसलिए बेटा शॉर्टर मेथड में गलती की थोड़ी गुंजाइश कम होती, तो c की वैल्यूज भी वही निकलेंगी जो हमने पहले निकाली थी। इसलिए बाकी प्रोसेस जो होंगे तो हैं कि हमने c की वैल्यूज जब निकल आएँ, इसी प्रकार से c की वैल्यूज आप निकाल लीजिए, c की वैल्यूज निकल आएँ, तब y इक्वल mx प्लस c में ये
सब वैल्यूज रख दीजिए, तो आपके एसिम्पटोट्स निकाल आएंगे 1 2 3। तो दो मेथड होंगे आपके लिए एसिम्पटोट्स के लिए। एक तो आपने y को mx प्लस सी रख के निकाला, थोड़ा लॉन्गर मेथड है, और दूसरा ये शॉर्टकट मेथड है जिसमें आपने केवल इक्वेशन में y इक्वल m और x इक्वल 1 रखा, तो थर्ड डिग्री टर्म्स मिले आपको। फिर आपने सेकंड डिग्री टर्म्स में निकाली, थर्ड डिग्री टर्म्स में जो आपको फंक्शन का नाम दिया फाई 3m, उसको डिफ्रेंशिएट किया, देन फाई 3m को इक्वेट किया 0 से, कुछ m की वैल्यूज़ मिलेंगी आपको जो पहले मिली थी, सेम वैल्यूज़ यहाँ मिलेंगी। और c के लिए फार्मूला है माइनस फाई n माइनस m बाई फाई n डैश m माइनस फाई इक्वल माइनस फाई 2m बाई फाई 3 डैश m। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में आप देख रहे थे कि न्यूमरेटर 0 है, ओके। इस 0 के बाद भी नीचे हमने वैल्यूज लिखी थी, क्योंकि बच्चों यदि आपको इनके 0/0 मिलता है तो इसमें एसिम्पटोट में अलग मतलब होता है, वहाँ आपको पैरेलल एसिम्पटोट्स मिलेंगी, इसलिए न्यूमरेटर अलग लिखना जरूरी है कैलकुलेट करना, और डिनोमिनेटर भी अलग। इन केस यदि m की वैल्यूज इक्वल होंगी तब आपको पैरेलल एसिम्पटोट मिलेंगे, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे, ओके। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व में देखते हैं पैरेलल एसिम्पटोट्स के लिए। अब पैरेलल एसिम्पटोट्स मतलब एसिम्पटोट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, m की वैल्यूज इक्वल होंगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम देखते हैं जहाँ की आपको m की वैल्यूज इक्वल हो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 3 कि मान लीजिए कोई इक्वेशन आप कर्व लेते हैं हम, कि इक्वेशन आपका ऐसा इक्वेशन लेते हैं जिसमें एसिम्पटोट पैरेलल हो। सो लेट फाइंड asymptotes of the curve x cube plus 3x square y minus 4y cube minus x plus y plus 3 इक्वल 0। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रोसेस हमारी वही होगी जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में शॉर्टकट मेथड में हमने अप्लाई किया था कि हम फाई 3m निकालेंगे, फाई 2m निकालेंगे, और इसके बाद हम m की वैल्यूज निकालेंगे, फिर हम इसके साथ ही c की वैल्यूज निकालेंगे। तो जब ये सभी वैल्यूज निकल आएंगी तब उसके y इक्वल mx प्लस c में ये वैल्यूज हम लिखेंगे, और इन वैल्यूज की सहायता से हम एसिम्पटोट y इक्वल mx प्लस c लिखेंगे। तो पुट y इक्वल m सॉल्यूशन, शॉर्टर मेथड से हम चलेंगे, y इक्वल m एंड x इक्वल 1 इन हाईएस्ट डिग्री टर्म्स क्या है, थर्ड डिग्री टर्म्स। चूंकि उच्च घात के पद केवल ये 3 हैं, यहाँ हम x को 1 रखेंगे, y को m, और इसको नाम दे देंगे फाई 3m। तो ये 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब, ओके। नाउ फाई 2m, इसी प्रकार जो सेकंड डिग्री टर्म होंगे, थर्ड डिग्री एंड देन सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री से मिलेगा आपको फाई 2m। तो चूंकि सेकंड डिग्री टर्म्स है ही नहीं, इसलिए फाई 2m इक्वल 0। नाउ प्रोसेस क्या है, आप सबसे पहले फाई 3m को 0 से इक्वेट करेंगे, सो इससे आपको वैल्यूज मिलेंगी m की। सो 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इक्वल 0। अब यहाँ से आप देखिए कि m की वैल्यूज में निकालना है,
इसको हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ एक बहुत अच्छी बात आपको ये दिख रही होगी कि जो कोफिशिएंट्स हैं 1 है, +3 है और -4 है। दैट इज सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या है? 0। जब भी किसी इक्वेशन में सम ऑफ कोफिशिएंट्स 0 है तो आपको यूनिटी तो मिलेगी ही वैल्यू एक, मतलब m = 1 मिलेगा। यहाँ क्लियर हुआ बच्चों कि देखिए m = 1 रखें, इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो इसे हम कहते हैं इफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स, गुणांकों का योग यदि 0 है किसी इक्वेशन में, तो उस वेरिएबल की वैल्यू एक तो आपको मिल गई कि m = 1 होगी ही। तो m = 1 है तो देखिए बेटा, हमने पहले भी आपसे बात की है कि हम मैथमेटिक्स पढ़ते समय हमारी अप्रोच कुछ अलग होती है इसको सीखने की। तो आप देखिए कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं। दिस इम्प्लाइज आप m = 1 है, इसका मतलब m - 1 इसका एक फैक्टर होगा। ओके भाई, m - 1 = 0। तो आप 2 ब्रैकेट बनाइए खाली, और उनके पहले आप एक जगह लिख दीजिए m और दूसरी जगह लिख दीजिए -1। फिर से ध्यान से देखेंगे कि बच्चों हम इसको साफ भी कर देते हैं कि वैल्यूज निकालने के लिए जो भी आपने ट्रायल मेथड्स में, रिपीट करता हूँ आपके लिए, है ना, कि आप अच्छे से समझ लें इसके लिए कि बिल्कुल ये नया तरीका है। ओके, तो यहाँ हम आपको रिपीट करते हैं इसके लिए। सबसे पहले 2 खाली ब्रैकेट बना लीजिए। ध्यान से देखिए, आप तो वीडियो देखेंगे तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। 2 खाली ब्रैकेट बना लीजिए = 0। फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर m लिख दीजिए और सेकंड के बाहर -1। चूँकि सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है इसलिए एक वैल्यू m = 1 होगी ही, इसलिए m - 1 एक फैक्टर होगा। बेटा ध्यान से समझना। अब आपको यहाँ कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले आप यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, सॉरी -4m³। यहाँ से आप जब कॉमन लेंगे m तो मिलेगा -4m²। चूँकि यहाँ -4m² लिखा है तो यहाँ भी आप -4m² लिख देंगे। ओके, मैं थोड़ी इसकी जगह ले लेता हूँ कि जिससे माइनस आपको साफ दिख जाए। आप ध्यान दीजिए कि जो हमने यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है उसको कॉपी कर देना सेकंड ब्रैकेट में। अब आपके पास m² तो है ही नहीं यहाँ पर, तब बैलेंस करने के लिए +4m² यहाँ 4m² आपको मिला, प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ भी आप बैलेंस करने के लिए 4m² लिख दीजिए। देखिए ये m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपका 4m × m कितना हो गया? 4m²। यहाँ चूँकि +4m लिखा है यहाँ हमें कॉपी करना है। ओके, कॉपी कर दिया। अब m को बैलेंस करेंगे, m आपका कितना है? -4m, लेकिन इनफैक्ट यहाँ आपका है +3m। फिर से देखेंगे कि यदि आपको बच्चों इसमें ज़रा भी चूँकि नई बात है इसलिए आपको थोड़ी परेशानी आ रही होगी, तो इसको अपन फिर से क्लियर कर देते हैं। हम आपको फिर से बताते हैं, रिपीटेडली बताएंगे इसको, चूँकि नई मेथड होगी आप लोगों के लिए और इसलिए बहुत आसान भी होगी। इसको यदि आपको लग रहा है कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आपका नेगेटिव में है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ +4m³ -3m -1 = 0। m = 1 सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन, इसलिए आप m-1 इसका m-1 इसका एक फैक्टर होगा। ओके, तो फिर से आप थोड़ा ध्यान से देखना, लास्ट हम बता रहे हैं, इसके बाद नहीं बताएंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 2 खाली ब्रैकेट बना लीजिए = 0। पहले ब्रैकेट के बाहर आप m लिख दीजिए, दूसरे के बाहर 1 लिख दीजिए। आपने यहाँ से m कॉमन लिया, कितना हुआ? 4m²। जो पहले बताया था वो भी सही है, लेकिन आपको माइनस पहला टर्म लगा था ना हाईएस्ट डिग्री वाला, तो इसलिए आपको थोड़ी परेशानी लग रही होगी। हमने सेम यहाँ कॉपी कर दिया।
अब एम स्क्वायर कितना हुआ, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4m², लेकिन हमारे पास यहाँ एम स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए +4m² लिख देंगे। मतलब एम स्क्वायर कैसे है, एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 4m इंटू एम कितना हो जाएगा 4m², ये बैलेंस हो गया टर्म। जो हमने +4m लिखा है इसको हम कॉपी करेंगे एज इट इज़ यहाँ, तो कितना हुआ -4m, हमारे पास कितना है -3m, इसलिए हम यहाँ 1 + m + 1 लिख देंगे। 1 + m लिखा, चूँकि +1 यहाँ लिखा है इसलिए +1 हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इस कैलकुलेशन की ब्यूटी देखिए कि हमने इस 1 को यहाँ कॉपी किया और आपने सही किया कि नहीं, इसको चेक करने के लिए देखेंगे आप कि -1 इंटू +1 आपको -1 यहाँ मिल गया, इसलिए जो आपने कैलकुलेशन किया वो सही है। सो हियर वी मे राइट m-1 4m² + 4m + 1 = 0. So this implies m-1 2m + 1 whole square = 0, implies m = 1 -1/2 and -1/2, that is 1/2 -1/2 repeated twice. Now c = -5/2m, अभी हमने शॉर्ट मेथड में देखा था, बाई 5/3m। 5/2m क्या है आपका 0 है, और -0/5/3m, 5/3 डिफरेंशियल ऑफ 5/3। सो यहाँ आपको बता देते हैं 1 का डिफरेंशियल 0, 1 का 0, 3 - 12m², सो 3 - 12m²। इसको आप यहीं 0 नहीं लिख देंगे, आप इसके लिए वैल्यूज निकालिए आप कि सबसे पहले फॉर m = 1, ओके, सो दिस इज -0/3 - 12, so result is 0/-9, so result is 0। अब आप रखें m = -half, so value is 0/3 - 12 into 1/4, so this is 0/0। ये इसकी ब्यूटी है कि जब भी पैरेलल वैल्यूज होंगी, दो मान बराबर होंगे m के, तब आपको ये मिलना ही चाहिए, तो आप समझेंगे कि आपका कैलकुलेशन सही है। सो देयर विल बी 2 पैरेलल एसिम्पटोट्स फॉर m = -half। m = -half के लिए यहाँ 2 अनंत स्पर्शी होंगी। तब हम c के मान कैसे निकालेंगे, तो c के मान निकालने के लिए आप एक दूसरा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जिसके लिए हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि 1/2 फैक्टोरियल 2 c² 5/3m प्लस 1/1 जनरलाइज करेंगे, इसके लिए हम इसको 1/1 भी लिखा है, 5/3m, पहले यहाँ डबल डैश फिर यहाँ सिंगल डैश प्लस लिखने में थोड़ा सा पेन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं हम, तो c² 2 5/3m प्लस c इंटू 5/3 - 1m। आप देखेंगे कि इससे हम और भी आगे बात कर सकते हैं, कैसे कि 3 - 1 लिखने के बजाय हम इसको 2 ही लिख देते हैं, है ना, ओके। 5/2m प्लस 5/1m = 0। अब आप सोचे होंगे कि हमने यहाँ फैक्टर 1 क्यों लिखा, इसी को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि जैसे आपके m की वैल्यूज 3 रिपीट हो रही हैं, यहाँ आपकी
-1/2 2 बार आया था केवल, अब 3 बार आया है तो 1/3 यहाँ c³, ओके। और यहाँ जो फाई n होगा ट्रिपल डैश हो जाएगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ कम हो रहा है, आप देख रहे हैं, ओके। यहाँ 0 बार हो गया, तो जब 3 वैल्यूज एक जैसी आएंगी तो यहाँ फैक्टर 3 हो जाएगा, नेक्स्ट में फैक्टर 2 हो जाएगा, अगले में फैक्टर 1 हो जाएगा। यहाँ सी के 3 मान मिलना चाहिए, इसलिए ये c³ हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे हम वैल्यूज रख देते हैं, 1/2 c², φ3 डबल डैश m, तो φ3 का 2 बार डिफरेंशिएशन, φ3 क्या है आपका 1 + 3m, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 का 0, सेकेंड डेरिवेटिव 0, 3m का सेकेंड डेरिवेटिव 0, तो यहाँ आपको मिलेगा φ3 डबल डैश m इक्वल -12 to the 24m। सो दिस इज -24m, 2 बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करना आसान है। φ2m, चूँकि φ2m आपका 0 है इसलिए इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, तो ये 0 रख दीजिए आप, ओके। प्लस φ1m में φ1 आपने यहाँ नहीं लिखा था, तो फर्स्ट डिग्री टर्म्स में आप देखेंगे कि ये φ1m इक्वल, फर्स्ट डिग्री टर्म्स में आप देखिए यहाँ केवल -x + y है, तो x को रखा 1, y को m, तो मतलब -1 + m, ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, -1 + m इक्वल 0। अब आप देखेंगे कि किन वैल्यूज़ के लिए सॉरी यहाँ 24m है, किन वैल्यूज़ के लिए c के वैल्यूज़ निकालना है, m इक्वल -12 के लिए, तो ये आपको मिलेगा -12 c² + m -1 इक्वल 0। Put m equal -12, we have -12 c² -12 -1 equal 0. So this implies c² equal, this is 3/2, ट्रांसफर किया और 12 से डिवाइड किया विथ माइनस साइन, तो ये आपको मिला 3/24, दैट इज 1/8, ओके। और सॉरी मेरे ख्याल से कैलकुलेशन गलत किया है, -3/24, दिस -1/8, तो निश्चित बात है कैलकुलेशन में यहाँ कुछ गड़बड़ी है, इसलिए गड़बड़ी है कि नेगेटिव तो आने से क्या होगा, सी की वैल्यूज़ इमेजिनरी हो जाएंगी, इसलिए हम इस कैलकुलेशन को फिर से थोड़ा चेक करते हैं कि कितना आना चाहिए। तो यहाँ हम चूँकि m को -12 रखेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस, ओके। तो m को तो अभी हमने रखी ही नहीं है ना, तो अभी प्लस नहीं होगा ये, कि इसको तो अभी माइनस ही रहने दें हम, -12 c² + m -1 इक्वल 0, m इक्वल -12 रखेंगे, तो हमने m यहाँ छोड़ दिया था इनफैक्ट, तो m को -12 रखेंगे तो ये आपको मिलेगा, इसको करेक्शन कर देते हैं, m को -12 रखेंगे तो ये आपको मिलेगा 12 × -1/2, -12 × -1/2, दैट इज प्लस 6c², -12, ठीक है, करेक्ट, ओके। तो इसको हम रब कर देते हैं लास्ट स्टेप के लिए, सो दिस इम्प्लाइज 6c² इक्वल +3/2 implies c² equal 3/2 into 1/6, so this is 1/4 because 3 to the 6, therefore c is ±1/2, root of 1/4 is ±1/2। अब आप यहाँ देखेंगे कि फॉर
m equal minus half, we have c equal plus minus half. ओके, तो एक बार प्लस हाफ लेंगे आप और एक बार लेंगे माइनस हाफ. सो एसिम्पटोट्स आर y इक्वल एम एक्स प्लस सी. तो फर्स्ट जब हमने m को 1 रखा था, c की वैल्यू 0 मिली थी. सो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इम्प्लाइज y इक्वल x. ये आपका हो गया फर्स्ट एसिम्पटोट. देन सेकेंड, आप m की वैल्यू माइनस हाफ रखेंगे, तो माइनस हाफ एक्स प्लस c को ले लीजिए आप 1/2. इसी प्रकार माइनस हाफ रिपीट करेंगे m की वैल्यू को और c को ले लेंगे माइनस हाफ. सो दिस इम्प्लाइज 2y प्लस x इक्वल 1. दिस इज आवर सेकेंड एसिम्पटोट. एंड यहाँ से भी आप देखेंगे कि आपका 2y प्लस x इक्वल माइनस 1. दिस इज योर थर्ड एसिम्पटोट. तो पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हमें ध्यान देना होगा बच्चों कि आपकी एक वैल्यू जब भी पैरेलल एसिम्पटोट्स आएंगे, मतलब m की दो वैल्यू एक जैसी आएंगे, ओके, तब वहाँ पैरेलल एसिम्पटोट होंगे ही. और यहाँ c की वैल्यू 0/0 निकलेगी ही. यदि ये 0/0 नहीं निकलती तो वहाँ आप रुक जाइए, कैलकुलेशन को चेक कीजिए. इसके बाद जब दो पैरेलल एसिम्पटोट्स हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. इसी को देखिए हम जनरलाइज करते हैं 3 के लिए कि 3 पैरेलल एसिम्पटोट्स. ओके, पैरेलल एसिम्पटोट 3 मतलब m के 3 मान एक जैसे आ जाएं, तब आप उसी फार्मूला को जनरलाइज कर दीजिए. यहाँ से देखिए आपने लिखा 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/3. वहाँ c स्क्वायर लिखा तो यहाँ लिख देंगे CQ. ओके, इसके बाद आपने वहाँ दो डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लिखा 5/3 का, तो यहाँ लिख देंगे जो भी डिग्री है आपकी, मान लीजिए n डिग्री है, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव. फिर इसको कम करते जाइए 1/2 c स्क्वायर 5n-1 का सेकंड डेरिवेटिव प्लस c इंटू 5n-2 का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 5n-3 m इक्वल 0. तो यहाँ आपको देखा कि ये थर्ड डिग्री इक्वेशन हो गया सी में, मतलब m के जब 3 मान बराबर होंगे तब 3 पैरेलल एसिम्पटोट्स मिलेंगे और इसलिए हमें थर्ड डिग्री इक्वेशन बनाना होगा. तो c के 3 मान मिलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आपको 3 पैरेलल एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे. तो बच्चों थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.